हाय गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो में अपना एक हिंदी का पार्ट पढ़ेंगे जो है रथ चक्र। रथ चक्र मतलब एक रथ चक्र एक समय चक्र होता है जिसे घूमता हुआ पहिया होता है। वो हमेशा चलता रहता है, घूमता रहता है। ऐसी ये एक साइकिल है जो 3 पीढ़ियों की कहानी बताती है। मतलब एक तो दादा और अपने पुत्रों की मृत्यु के बाद जो उनके नन्हे नन्हे बच्चों को पालता है। तो रथ चक्र 3 पीढ़ियों की ऐसी एक कहानी है जिसमें दादा अपने पुत्र की मृत्यु के बाद उसके नन्हे नन्हे बच्चों का पालन पोषण करते हैं। रथ चक्र का पहिया घूमता रहता है और उनका बड़ा पोता युद्ध में वीर गति प्राप्त करता है। उसके बच्चों और भाभी का भार छोटे भाई के कंधों पर आ पड़ता है। 3 पीढ़ियों द्वारा लगाए फलों और पेड़ों की तुलना करते हुए कहानी का नायक रूपक बांधता है कि अब पौधे मुझे रोपने और अर्थात बड़े भाई के बच्चों का पालन पोषण अब मुझे ही करना है। आशा का तार हाथ में पकड़े पूरे विश्वास के साथ कहानी का प्रत्येक पात्र अपने कर्तव्य में जुड़ा रहा है। यहाँ जिस सरलता और सच्चाई की कर्तव्य निष्ठा का निर्वाह किया है वह सचमुच अनुकरणीय है। अब मतलब ये जो मैंने पढ़ा, ये जो मैंने बताया, ये चैप्टर से रिलेटेड है। मतलब इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? रथ चक्र। मतलब ये एक 3 पीढ़ियों का एक ऐसी कहानी है जिसमें जो दादा होता है अपने उसके पुत्र की मृत्यु जाती है। फिर मृत्यु जाने के बाद उस अपने पुत्र के नन्हे नन्हे बच्चों का वो पालन पोषण करता है। और जो उसका पुत्र होता है, जो मृत्यु जाती है, वो वीर गति को प्राप्त हो जाता है और उसके बच्चों और वह भाभी जो भी होती है वो उसके जो भार होते हैं, उसके संभालने का भार उसके छोटे भाई पर आ पड़ता है। तो इसी का हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पीली पीली धूप निखरने लगी थी। चीड़ के लंबे लंबे पेड़ और भी ऊंचे लग रहे थे। बर्फ से ढकी पहाड़ों की चोटियां पिघलते सोने की तरह चमक रही हैं। धुंधलाते के उस पार मैं कुछ खोज रहा हूँ पर स्पष्ट कुछ दिखा नहीं। आज वर्षों बाद मैं आया हूँ यहाँ अपने घर। ये जो है, ये जो बोल रहा है ना, ये बात, ये कहानी के जो लेखक हैं वो बता रहे हैं। और इसमें अभी माना जा रहा है छोटे भाई को। वो बता रहा है कि पीली पीली धूप है, चीड़ से लंबे लंबे पेड़, इतनी हरियाली हरियाली, पहाड़ों पर मतलब बर्फ़ ने ढक रखा है पहाड़ों को। ऊंची ऊंची चोटियों पर पिघलते सोने की तरह वह चमक रहे हैं, लेकिन मुझे धुंधलाते के उस पार कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और वह बोलता है कि आज वर्षों बाद मैं फिर अपने घर लौटकर आया हूँ। यहाँ के कण कण में शैशव की कितनी ही हर्ष विषाद मिश्रण स्मृति बिखरी पड़ी हैं। शैशव मतलब बचपन की यादें, मतलब बचपन के सुख, हर्ष विषाद मतलब सुख और दुख, और स्मृतियाँ मतलब यादें। मतलब यहाँ के हर एक कण कण में हमारे बचपन के सुख, हर दुख की यादें यहाँ पे बिखरी पड़ी हैं। बताते हैं कवि कि जब पिताजी का स्वर्गवास हो गया तो हम बहुत ही छोटे थे। माँ बिलख बिलख कर रोती थी। दादी के थपने वाले आंसू जो थे, बाबा का रोना, कागज सा सफ़ेद चेहरा आज भी अनायास याद आते हैं और तो अजीब सिहरन सी होती है और मैं कांप उठता हूँ। कवि बोलते हैं कि जब हम लोग जब छोटे थे तो हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। माँ रोती थी, दादी के जो आंसू थे, और जो बाबा का जो कागज़ जैसा सफ़ेद चेहरा था उसमें भी आंसू, और आज भी वह बातें याद आ जाती हैं तो मैं कांप उठता हूँ। मैं तब कनू के बराबर था। कनू ये भाई जो है देहरी के पास। अब वो बात बता रहा है कवि जो उनके साथ हुआ था। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। देहरी के पास माँ सिर झुकाए बैठी थी। बाबा पत्थर की तरह गुमसुम हो गए थे। मतलब जो देहरी मतलब गेट
का जो गेट पर जो बैठते हैं, किनारे पर देहरी बोलते हैं उसे, वहाँ पर माँ जो थी वहाँ पे सिर झुका के बैठी हुई थी। बाबा जो थे एक पत्थर की तरह गुमसुम हो गए थे, एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे थे। और दादी जो थी मुझे गोद में उठाए चुपचाप रो रही थी, बस रो ही जा रही थी। पिताजी की अकाल मृत्यु ने बाबा को और भी बूढ़ा बना दिया था। मतलब पिताजी की जब मृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु मतलब अचानक मृत्यु हो जाने के कारण जो बाबा जो थे उनको और भी बूढ़ा बना दिया था। हाथ पांव से ज़्यादा चल नहीं पाते थे, ज़्यादा काम नहीं हो पाता। स्मृति भी आजकल बहुत मतलब अब जब जैसे जैसे बूढ़े हो जाते हैं तो जल्दी बात भूलने लग जाते हैं। तो जो स्मृति थी अब किसी सीमा पर तक हाथ छोड़ रही थी। बातें करते करते बहक उठते, बार बार कई बात बताते पर भी जल्दी भूल जाते। जो बात अभी अभी बताई हो फिर कुछ देर बाद वो तुरंत भूल जाते थे। दुकान का जितना उधार जिनके पास था उन्होंने ठेंगा दिखा दिया था। मतलब दुकान जो इनकी दुकान थी और दुकान पे अगर जिन्होंने इनसे कर्ज लिया था या जो भी पैसे लिए थे उन्होंने इनको ठेंगा दिखा दिया। मतलब इन लोगों को मना कर दिया कि वो लोग पैसे नहीं देंगे, उन्होंने ठेंगा दिखा दिया। सगे जो संबंधियों ने सहायक करना और अलग रहा। पिताजी की आकस्मिक मौत का पूरा लाभ उठा लिया था। जो उसके सगे संबंधी थे उन्होंने इसका बहुत ही अच्छी तरीके से बोले थे कि सबने मुंह मोड़ लिया था। कोई भी आगे नहीं आ रहा था, हमारा साथ नहीं दे रहा था। सगे संबंधी इवन मतलब फैमिली मेम्बर्स और जो पिताजी की जो मृत्यु थी उससे उन्होंने अपना पूरा लाभ उठा लिया था। दोबारा अपनी रकम वसूल करने से भी वे चुके ना थे। अब ये तो हो गया। अब बताते हैं कि किसी पड़ोस दुकानदार ने ग्राहक तोड़ लिया। मतलब अब जो ग्राहक था वो उसने जो डेली कस्टमर्स होते हैं उसने भी वो तोड़ लिया। किसी ने अपने बगल में हमारी ज़मीन दाव ली थी। मतलब जो उनकी ज़मीन थी किसी ने उसे दाब ली थी। मतलब अब इतना कोई घर पे था नहीं तो लड़ भी नहीं सकते थे। ऐसे घर बाहर से सभी लोग जैसे हमें नोचने के लिए खड़े ही रहते थे। मतलब ताने मारते थे बाहर वाले लोग, इसलिए घर से जब भी निकलते थे तो ताने मारने के लिए हमेशा खड़े रहते थे। कोई भी तो अपना नहीं दिखता था। बाबा बूढ़े थे और हम छोटे। वो बोल रहे थे कि कोई भी हमारी तरफ हमें ऐसा नहीं लगता कि कोई हमारा है। बाबा तो बूढ़े थे और हम तो छोटे थे, हम कुछ नहीं कर सकते थे। एक दिन बाबा ने बड़े भैया को बुलाया। अब जो भाई उसका होता है उसने कहा कि एक दिन बाबा ने बड़े भाई को बुलाया और पता नहीं क्या कहा, बड़े भैया सारा दिन उदास रहे। मतलब बाबा से जब बड़े भाई ने बात करी तो वो बोले कि जब से बाबा से बात करके आए हैं बड़े भैया, जब से तो वह उदास ही हैं। शाम को खेत से लौटते समय मुझे बोले, जीतू मैं पढ़ने अल्मोड़ा जाऊं तो तू घर का काम देख लेना। मेरी समझ में बात आ गई। भैया पढ़ने जाएं ये ठीक है, लेकिन घर में मुझे क्या देखना है और कैसे? तो वह मतलब जब शाम को वह खेत से आए थे लौटते के वक्त, तो जीतू जो था उसने बताया कि मैं ना पढ़ने जा रहा हूँ अल्मोड़ा और तू घर पे सारा काम देख लेना। मेरी समझ में बात आ गई कि मतलब जो उसका भाई था छोटा, वो समझ गया कि बात आखिर ये है कि बाबा ने भैया से कहा है कि तुम बाहर पढ़ने जाओ। लेकिन उसको ये समझ नहीं आया था कि मैं घर में मुझे क्या देखना है और कैसे देखना है। तू सारा दिन इधर उधर मित्रों के साथ घूमता रहता है। देखना बाबा बूढ़े हो गए हैं, इतना बड़ा कारोबार है, उनसे दुकान से अधिक काम नहीं पाता। मुनीख रहते हैं लेकिन वह भी लूट सकोट में कसर नहीं छोड़ते। तो स्कूल से लौटकर सीधा घर आया करना।
किसी काम में मदद कर देना, इससे बाबा को बड़ा सहारा मिलेगा। अब वह बोलता है, जो भाई होता है कि इधर उधर तू जब देखो जब दिन में मित्रों के साथ रहता है, लेकिन जब मैं बाहर पढ़ने जाऊं तो मित्रों के साथ कम घुमाकर, अब बाबा की भी तो उम्र हो गई है, वो दुकान का कारोबार नहीं संभाल कर पाते, लेकिन आखिर वहाँ पर दुकानदार में लोग हैं संभालने के लिए, लेकिन वो भी कसर नहीं छोड़ते। जब तू स्कूल से लौट के आए तो सीधा घर आइयो और बाबा की मदद कर देना, ताकि उन्हें बड़ा सहारा मिलेगा। तो ये तो हमने पढ़ा जब वो पढ़ाई के बारे में बात करते। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।